संतुष्टि एक महायात्रा, आत्मा, मन, विज्ञान और दर्शन की अनंत गहराइयों में एक जीवंत सफर। ये किताब एक यात्रा है, और ये यात्रा बाहर नहीं जाती। ये तुम्हारे भीतर जाती है, उस जगह तक जहां तुम कभी नहीं गए, उस जगह तक जहां सब कुछ पहले से ठीक है। प्रस्तावना, एक आवाज रात के अंधेरे में। जरा रुको, सांस लो, अभी, इस पल, बस एक गहरी सांस लो। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब मेरी बात सुनो। तुम यहां क्यों हो? तुमने ये ऑडियो बुक क्यों शुरू की? कोई तो वजह है, कोई तो खींच रहा है तुम्हें इस दिशा में। शायद तुम थके हुए हो, शायद तुम भरे हुए हो जिम्मेदारियों से, उम्मीदों से, दूसरों की नजरों से। शायद तुम्हारे पास सब कुछ है, घर, नाम, रिश्ते, करियर, और फिर भी कुछ ऐसा है जो खाली है, जो भरता ही नहीं। और यही खालीपन, यही वह जगह है जहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। मैं तुम्हें एक वादा करता हूं, ये कोई सेल्फ हेल्प किताब नहीं है जो तुम्हें 5 स्टेप्स टू हैप्पीनेस देगी। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है जो तुम्हें 1 घंटे के लिए उत्साहित करके भूल जाएगा। नहीं, यही यात्रा बहुत गहरी है। ये तुम्हें ले जाएगी हजारों साल पुरानी भारतीय गुफाओं में, जहां ऋषि बैठकर समाधि में थे। ये तुम्हें ले जाएगी 19वीं सदी के यूरोप में, जहां नीचे पहाड़ों पर अकेला घूम रहा था और दुनिया को हिला देने वाले सवाल पूछ रहा था। ये तुम्हें ले जाएगी आधुनिक न्यूरोसाइंस की लेबोरेटरीज में, जहां वैज्ञानिक ब्रेन के उन हिस्सों को देख रहे हैं जो कंटेंटमेंट और पीस को जन्म देते हैं। और अंत में ये तुम्हें तुम्हारे पास ले जाएगी, तुम्हारे भीतर। क्या तुम तैयार हो? तो चलो, यात्रा शुरू होती है। भाग 1, अंधेरे की पहचान। पहले उस दर्द को समझो जो तुम दबाते आए हो। अध्याय 1, रात के 3 बजे और वह सवाल। सीन, एक कमरा, एक इंसान, एक अनंत सवाल। रात के 3 बज रहे हैं। शहर सो रहा है, सड़कें सुनसान हैं, पास की मस्जिद से कोई आवाज नहीं, पड़ोस के घर की बत्ती बुझ चुकी है, पर तुम जाग रहे हो। आंखें खुली हैं, छत को देख रहे हो, और मन में एक तूफान। ये तूफान कोई एक बात नहीं है, ये 1000 बातों का जोड़ है। वह मीटिंग जो कल है और जिसकी तैयारी अधूरी है, वह रिश्ता जो धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है और तुम दोनों इसे इग्नोर कर रहे हो। वह सपना जो तुमने कभी देखा था कि एक दिन सब ठीक होगा, एक दिन खुश होगा, और जो अब धुंधला पड़ गया है। वह डर जो सोने नहीं देता कि कहीं यही तो मेरी जिंदगी नहीं है, कहीं यही तो सब कुछ नहीं है। और फिर एक और विचार आता है, मुझे शर्मिंदा होना चाहिए, मेरे पास इतना कुछ है, लोग इससे बुरे हालात में हैं, मुझे तकलीफ का हक नहीं। और ये विचार, ये गिल्ट, ये और भी तकलीफ देता है। रोको, बस रोको। ये गिल्ट झूठा है, ये तकलीफ असली है, और ये तकलीफ तुम्हें यहां लाई है। ये तकलीफ दुश्मन नहीं है, ये एक संदेशवाहक है। तो पहले उस संदेशवाहक की बात सुनो। वह पहला सवाल जो हम कभी नहीं पूछते। क्या तुमने कभी किसी से ये पूछा है, तुम खुश हो? शायद हाँ। हाँ, ठीक हूं, बस चल रहा है, बहुत काम है आजकल। कोई नहीं कहता, नहीं यार, मैं खुश नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आता कि इतना सब होने के बाद भी ये खालीपन क्यों है। क्योंकि हमने एक झूठी दुनिया बनाई है, जहां सब ठीक दिखना जरूरी है, जहां कमजोरी दिखाना शर्म की बात है, जहां मैं ठीक हूं एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, चाहे सच हो या ना हो। और इसी झूठ में संतुष्टि की जड़ें मर जाती हैं। क्योंकि संतुष्टि तब आती है जब तुम सच में जीते हो, जब तुम वही कहते हो जो महसूस करते हो, जब तुम वही चुनते हो जो तुम्हारा दिल चाहता है, दुनिया की राय की परवाह किए बिना। पर यह सब करने के लिए पहले यह समझना होगा कि यह बेचैनी आती कहां से है, और इसके लिए हमें साइंस की लेबोरेटरी में जाना होगा। अध्याय 2, डोपामीन का महाजाल। विज्ञान की वह खोज जो सब बदल देती है, ब्रेन का वह दुश्मन जो दोस्त की तरह दिखता है। जरा सोचो, तुमने कभी कोई नई चीज खरीदी, नया फोन, नई गाड़ी, नया घर, और उस मोमेंट में वह एक्साइटमेंट, वह खुशी, वह उत्साह
अद्भुत था। तुम सोच रहे थे यही है, यही वह चीज है जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और फिर 3 महीने बाद वही फोन, वही गाड़ी, वही घर, कोई उत्साह नहीं, नॉर्मल हो गया सब। और अब तुम सोच रहे हो काश थोड़ा बड़ा होता, काश लेटेस्ट मॉडल होता, काश दूसरा होता। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये कोई दोष नहीं है, ये तुम्हारा ब्रेन है। और ब्रेन का ये बिहेवियर एक बहुत पुरानी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। इसका नाम है हेडोनिक एडेप्टेशन। और ये मैकेनिज्म तुम्हें जीवन भर चेस करवाती रहती है। डोपामीन, वह केमिकल जो तुम्हें झूठा सपना दिखाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट रॉबर्ट सपोल्स्की ने डेकेड्स तक रिसर्च किया और उन्होंने एक बात डिस्कवर की जो पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। डोपामीन वांटिंग का केमिकल है, हैविंग का नहीं। जरा सोचो इसके इम्प्लीकेशंस। जब तुम किसी चीज की तरफ बढ़ रहे होते हो, जब तुम गोल की तरफ दौड़ रहे होते हो, तब डोपामीन बह रहा होता है। ब्रेन एक्साइटेड है, जीवन मीनिंगफुल लगता है, तुम ऊर्जावान हो। और जब तुम्हें वह मिल जाती है, डोपामीन रुक जाता है। ब्रेन को उसमें अब इंटरेस्ट नहीं, तुम खाली हो और तुरंत अगली चीज की तलाश शुरू। सपोल्स्की ने मंकीज पर एक्सपेरिमेंट्स किए। जब मंकी को पता होता था कि लेवर दबाने पर रिवॉर्ड मिलेगा, डोपामीन उस एंटिसिपेशन में था। जब लेवर दबाया और रिवॉर्ड मिला, डोपामीन सिग्निफिकेंटली कम हो गया। पाना डोपामीन नहीं देता, पाने की उम्मीद डोपामीन देती है। और इसीलिए हम हमेशा नेक्स्ट थिंग की तरफ दौड़ते हैं। हम सोचते हैं हम खुशी ढूंढ रहे हैं, असल में हम डोपामीन की नेक्स्ट हिट ढूंढ रहे हैं। वो लॉटरी विनर और वो एक्सीडेंट विक्टिम, एक चौंकाने वाला सच। 1978 में साइकोलॉजिस्ट फिलिप ब्रिकमन, डैन कोट्स और रॉनी जानॉफ बलमन ने एक स्टडी की। उन्होंने 2 ग्रुप्स के लोगों से बात की। पहला ग्रुप लॉटरी विनर्स, वे लोग जिन्होंने लाखों करोड़ों की लॉटरी जीती थी। दूसरा ग्रुप एक्सीडेंट विक्टिम्स, वे लोग जो किसी एक्सीडेंट में पैरालाइज्ड हो गए थे। सवाल था, कितने खुश हैं ये लोग और भविष्य में कितने खुश होने की उम्मीद है? जवाब शॉकिंग था। लॉटरी विनर्स कुछ महीनों बाद उतने खुश नहीं थे जितना सोचा था। डेली प्लेजर्स, अच्छा खाना, दोस्तों से मिलना, एक अच्छी मूवी, उन्हें अब उतना आनंद नहीं देते थे क्योंकि उनका ब्रेन न्यू नॉर्मल पर सेट हो गया था। और एक्सीडेंट विक्टिम्स, वे उतने दुखी नहीं थे जितना बाहर से लगता था। उनका ब्रेन भी नई परिस्थितियों के साथ एडजस्ट हो गया था। ये था हेडोनिक ट्रेडमिल, एक ट्रेडमिल जिस पर तुम दौड़ते रहते हो, पेस बढ़ाते रहते हो, पर रहते वही के वही। तो सवाल यह है, क्या इस ट्रेडमिल से उतरना पॉसिबल है? हाँ, पर उसके लिए पहले यह समझना होगा कि हम इस पर क्यों चढ़े। सोशल कंपैरिजन, वो जहर जो सोशल मीडिया ने बनाया। एवोल्यूशन के नज़रिए से कंपैरिजन यूजफुल था। जब हम छोटे छोटे ट्राइब्स में रहते थे, तब ये जानना ज़रूरी था कि ट्राइब में तुम्हारी पोजीशन क्या है, क्या तुम्हारे पास दूसरों जितना खाना है। ये कंपैरिजन सर्वाइवल के लिए था। पर आज तुम सोशल मीडिया खोलते हो और तुम्हारे सामने आता है किसी का मालदीव्स वेकेशन, किसी का नया घर, किसी की प्रमोशन अनाउंसमेंट, किसी की परफेक्ट फैमिली फोटो, और तुम्हारा ब्रेन, वही पुराना ट्राइबल ब्रेन, ऑटोमेटिकली कंपेयर करने लगता है। वो इतनी ट्रैवल कर रहा है, मैं क्यों नहीं? उसकी इतनी सैलरी है, मुझे क्यों नहीं मिली? उनकी रिलेशनशिप इतनी परफेक्ट है, मेरी क्यों नहीं? पर एक बात याद रखो, तुम किससे कंपेयर कर रहे हो? तुम उनकी हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हो, अपनी बिहाइंड द सीन्स फुटेज से। वो मालदीव्स वेकेशन, उसके पीछे का ईएमआई डेट नहीं दिखता। वो परफेक्ट फैमिली फोटो, उसके पीछे की फाइट्स नहीं दिखती। वो प्रमोशन, उसके पीछे की स्लीपलेस नाइट्स नहीं दिखती। फिलोसोफर एलेन de Botton कहते हैं, आज की असंतुष्टि का सबसे बड़ा सोर्स है स्टेटस एंग्जाइटी। ये एंग्जाइटी इसलिए नहीं कि हमारे पास कम है, ये एंग्जाइटी इसलिए है कि हम ये देख सकते हैं कि दूसरों के पास ज्यादा है। और जितना ज्यादा हम देख सकते हैं, उतनी ज्यादा एंग्जाइटी। सोशल मीडिया ने ये विजिबिलिटी इन्फिनिट कर दी है। पर घबराओ नहीं, क्योंकि अब हम उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां से रास्ता निकलता है। भाग 2, मन के भीतर की यात्रा। वह आईना जो हम कभी नहीं देखते।
अध्याय 3 कार्ल यंग और वह अंधेरा जो तुम्हारे भीतर है। एक स्विस साइकोलॉजिस्ट और एक क्रांतिकारी खोज। 1875 में स्विट्जरलैंड में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था कार्ल गुस्ताव यंग। ये बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ा, सिगमंड फ्रॉयड का शिष्य बना और फिर उससे अलग हुआ। इसलिए नहीं कि फ्रॉयड गलत था, बल्कि इसलिए कि यंग को लगा फ्रॉयड ने बस सतह को छुआ है, गहराई में और बहुत कुछ है। यंग ने अपनी पूरी जिंदगी ह्यूमन साइकी के अंधेरे कॉर्नर्स को एक्सप्लोर किया। उन्होंने सपनों का अध्ययन किया, माइथोलॉजी का अध्ययन किया, विभिन्न संस्कृतियों के सिंबल्स का अध्ययन किया, और एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उन्होंने कहा, हर इंसान के भीतर दो हिस्से हैं, एक जो दुनिया को दिखता है, पर्सोना, और एक जो छुपा है, शैडो। शैडो वही हिस्सा जो तुम दुनिया से छुपाते हो। शैडो क्या है? शैडो वह सब कुछ है जो तुमने मैं से बाहर किया है। बचपन में जब तुम रोए, किसी ने कहा लड़के रोते नहीं, तो रोना शैडो में चला गया। जब तुम एंग्री हुए, किसी ने कहा गुस्सा मत करो, अच्छा नहीं लगता, तो गुस्सा शैडो में चला गया। जब तुमने कुछ चाहा जो ठीक नहीं था, शर्मनाक है मत चाहो, तो वह चाहत शैडो में चली गई। सालों तक, दशकों तक शैडो भरता रहा, और अब वह शैडो प्रेशर में है, और यही शैडो तुम्हारी असंतुष्टि का एक बड़ा सोर्स है। Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. जब तक तुम अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाते, ये तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करता रहेगा, और तुम सोचोगे यही मेरी किस्मत है। नहीं, ये किस्मत नहीं है, ये तुम्हारा दबाया हुआ सेल्फ है। प्रोजेक्शन, जब हम दूसरों में खुद को देखते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। जंग ने देखा, जो चीज़ें हम अपने भीतर नहीं देख पाते, वे हम दूसरों में प्रोजेक्ट करते हैं। तुम्हें किसी में लालच दिखता है, तो शायद तुम्हारे भीतर भी लालच है, जिसे तुम बुरा मानते हो, तो तुमने उसे दबा दिया, पर वो गया नहीं, वो दूसरों में दिखता है। तो शायद तुम्हारे भीतर भी एक हिस्सा है जो चाहता है कि उसे नोटिस किया जाए, पर तुमने उसे दबा दिया। ये प्रोजेक्शन, ये हमारे रिश्तों को पॉइजन करती है, ये हमारी असंतुष्टि को और बढ़ाती है, क्योंकि हम लगातार दूसरों को जज करते हैं, दूसरों से लड़ते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि असली काम भीतर करना है। जंग ने कहा था, Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. जो बात दूसरों में तुम्हें सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, उसे ध्यान से देखो, वहां तुम्हारे अपने शैडो का एक हिस्सा छुपा है। इंडिविजुएशन, पूर्णता की वह यात्रा जो बाहर नहीं भीतर जाती है। जंग का सबसे बड़ा गिफ्ट था इंडिविजुएशन का कॉन्सेप्ट। इंडिविजुएशन वह प्रोसेस है जिसमें इंसान अपने सभी हिस्सों को, लाइट और शैडो दोनों को स्वीकार करता है, इंटीग्रेट करता है, और एक पूर्ण इंसान बनता है। ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है। इसमें तुम्हें अपने डर को देखना होगा, अपनी कमजोरियों को देखना होगा, उन हिस्सों को देखना होगा जिनसे तुम शर्मिंदा हो। पर जब तुम ये करते हो, जब तुम कहते हो हाँ मैं कभी कभी जेलस होता हूँ, हाँ मैं कभी कभी सेल्फिश होता हूँ, हाँ मुझ में एंगर है, और ये सब भी मैं हूं, तब कुछ मैजिकल होता है। वह एनर्जी जो इन चीजों को दबाने में लग रही थी, वह फ्री हो जाती है, और उस फ्रीड एनर्जी से असली जीवन शुरू होता है। यही है जंगियन संतुष्टि। अपने आप से लड़ना बंद करना, अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करना। एब्राहम मैस्लो और वह पिरामिड जो अधूरा रह जाता है। 1943 में साइकोलॉजिस्ट एब्राहम मैस्लो ने एक पेपर लिखा, अ थियोरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इसमें उन्होंने एक पिरामिड डिस्क्राइब किया, आर्की ऑफ नीड्स। सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी, पानी, नींद, शेल्टर। उससे ऊपर सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा, स्टेबिलिटी, स्वास्थ्य। उससे ऊपर लव एंड बिलोंगिंग, रिश्ते, दोस्ती, कम्युनिटी। उससे ऊपर एस्टीम नीड्स, सम्मान, अचीवमेंट,
रिकग्निशन और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो अवस्था जब इंसान वहाँ सब बन जाता है जो वह बन सकता है, अपनी पूरी पोटेंशियल को रियलाइज करना। मैस्लो ने कहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही सच्ची संतुष्टि की जगह है, पर उन्होंने यह भी कहा बहुत कम लोग वहां पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग नीचे की जरूरतों की चेस में ही अटके रहते हैं। और यहाँ एक पैराडॉक्स है, नीचे की जरूरतें कभी फुली सेटिस्फाई नहीं होती, हेडोनिक एडेप्टेशन की वजह से। तो अगर तुम पहले सब कुछ सेटल करने का इंतजार करते रहे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कभी नहीं आएगी। असली रास्ता है पिरामिड की हर सीढ़ी पर उसी मोमेंट में प्रेजेंट रहना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कोई डेस्टिनेशन नहीं है। अध्याय 4। मैस्लो के बाद वह इंसान जो खुद को जान गया। सेल्फ एक्चुअलाइज लोग कैसे होते हैं? मैस्लो ने डेकेड्स तक सेल्फ एक्चुअलाइज लोगों का अध्ययन किया। एब्राहम लिंकन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एलेनोर रूजवेल्ट, फ्रेडरिक डगलस, और उनमें कुछ कॉमन ट्रेट्स पाए। वे रियलिटी को क्लियरली देखते थे, बिना फिल्टर्स के, बिना विशफुल थिंकिंग के। वे खुद को एक्सेप्ट करते थे, फ्लॉज के साथ। वे परफेक्शनिस्ट नहीं थे, वे ऑथेंटिक थे, वे स्पॉन्टेनियस थे। वे समाज के रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते थे। उनका एक पर्पस था, कोई मिशन, कोई कॉलिंग जो उनसे बड़ा था। वे पीक एक्सपीरियंसेस से गुजरते थे। वे मोमेंट्स जब सडनली सब कुछ कनेक्टेड लगता है, जब ब्यूटी इतनी इंटेंस होती है कि सांस रुक जाती है, जब ऐसा लगता है मैं यूनिवर्स का हिस्सा हूं। और ये पीक एक्सपीरियंसेस यही संतुष्टि के हाईएस्ट मोमेंट्स हैं। ये एक्सपीरियंसेस हर किसी को हो सकते हैं। मैस्लो ने डिस्क्राइब किया ये नेचर में हो सकते हैं, संगीत सुनते हुए, किसी से प्यार करते हुए, किसी बड़े काम में पूरी तरह डूबते हुए। पर हम इन्हें मिस कर देते हैं क्योंकि हम हमेशा अगली चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। भाग 3। दर्शन का महासागर। वे लोग जिन्होंने दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया। अध्याय 5। नीचे वो है पागल फिलोसोफर जिसने सच बोला। एक इंसान, एक पहाड़ और एक अनंत सवाल। 1882, स्विट्जरलैंड के एल्प्स। एक आदमी पहाड़ पर अकेला चल रहा है। उसके पास कोई दोस्त नहीं, कोई घर नहीं जिसे वह अपना कह सके। तबीयत खराब रहती है, आंखें कमजोर हैं, पर दिमाग आग है। और उसी आग में एक विचार जन्म लेता है, गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड, एंड वी हैव किल्ड हिम। ये फ्रीडरिच नीचे था, और ये वाक्य दुनिया को हिला देने वाला था। पर रुको, इसे गलत मत समझो। नीचे एथियज्म की बात नहीं कर रहे थे, वे एक बहुत डीपर सत्य की बात कर रहे थे। वे कह रहे थे वे सारे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ मीनिंग जिन पर हम निर्भर थे, धर्म, परंपरा, समाज की बताई हुई मोरालिटी, वे टूट रहे हैं। साइंस आ रही है, रीजन आ रही है, और पुराना फ्रेमवर्क कोलैप्स हो रहा है। अब सवाल ये है, जब बाहरी फ्रेमवर्क नहीं रहेगा तो मीनिंग कहाँ से आएगा? स्लेव मोरालिटी, वो जाल जिसमें हम फंसे हैं। नीचे ने ऑब्जर्व किया अधिकांश लोग एक खास तरह की मोरालिटी में जी रहे हैं। उन्होंने इसे कहा स्लेव मोरालिटी। स्लेव मोरालिटी में कमजोरी को वर्च्यू बना दिया जाता है। मैं गरीब हूं इसलिए मैं हम्बल हूं, मैं नाकामयाब हूं इसलिए मैं पेशेंट हूं, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला इसलिए मैं इससे डिटैच्ड हूं। यह एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। हम अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई करते हैं, हम अपनी हेल्पलेसनेस को स्पिरिचुअल वर्च्यू बना लेते हैं। और नीचे कहते थे ये असली संतुष्टि नहीं है, ये रेजिग्नेशन है, ये हार को एक्सेप्टेंस का नाम देना है। असली संतुष्टि मास्टर मोरालिटी में है, जहां तुम कहते हो ये मेरी ताकत है, ये मेरा विजन है, मैं इसी के अनुसार जीऊंगा, दुनिया की अप्रूवल की मुझे जरूरत नहीं। उबरमेंश, वो इंसान जो खुद को पार कर जाता है। नीचे का सबसे प्रोवोकेटिव कॉन्सेप्ट था उबरमेंश, सुपरमैन, वो इंसान जो खुद को ओवरकम कर जाता है। उबरमेंश कोई सुपर हीरो नहीं है, कोई परफेक्ट इंसान नहीं है। उबरमेंश वो है जो अपने डर से नहीं बल्कि अपनी शक्ति से जीता है, जो दूसरों की अप्रूवल का इंतजार नहीं करता, जो अपने वैल्यूज खुद बनाता है, जो फेलियर से डरता नहीं क्योंकि फेलियर उसे डिफाइन नहीं करती। और सुनो, ये टफनेस के बारे में नहीं है, ये वल्नरेबिलिटी के बारे में है।
यूबरमेंश इतना स्ट्रांग है कि वो वल्नरेबल हो सकता है, इतना सिक्योर है कि वो कमजोर दिख सकता है, इतना ग्राउंडेड है कि तूफान उसे हिला नहीं सकता। यही है वो संतुष्टि जो नीचे चाहते थे। अमोर फाती, वो फिलॉसफी जो जिंदगी बदल देती है, और अब वो कॉन्सेप्ट जो मेरे दिल के सबसे करीब है। अमोर फाती, लैटिन में इसका अर्थ लव ऑफ फेट, अपने भाग्य से प्रेम। नीचे ने कहा था, माई फॉर्मूला फॉर ग्रेटनेस इन अ ह्यूमन बीइंग इज अमोर फाती, दैट वन वॉन्ट्स नथिंग टू बी डिफरेंट, नॉट फॉरवर्ड, नॉट बैकवर्ड, नॉट इन ऑल इटर्निटी, नॉट merely bear what is necessary, still less conceal it, but love it. ये इनक्रेडिबल है। सोचो, हम कितना समय बिताते हैं अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को रिग्रेट करते हुए। काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, काश वो हुआ होता, काश वो नहीं हुआ होता। और फ्यूचर की चिंता में, क्या होगा अगर, क्या होगा अगर। अमोर फाती कहता है, नहीं, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारा है। वो दुख जो तुमने झेला, वो असफलता जो तुम्हारे हिस्से आई, वो धोखा जो तुम्हें मिला, वो अकेलापन जो तुमने महसूस किया, ये सब तुम हो। और नीचे कहते थे, इन सब से प्रेम करो, इन्हें हटाना नहीं चाहो, इन्हें विशिंग अवे मत करो, क्योंकि यही वे एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने तुम्हें बनाया। जब तुम अपने पूरे जीवन को, सुख और दुख दोनों को, पूरे दिल से हाँ कहते हो, तब एक अद्भुत शांति आती है। इटर्नल रिटर्न, वह थॉट एक्सपेरिमेंट जो सब बदल देता है। नीचे ने एक और आइडिया दिया, इटर्नल रिटर्न। इमेजिन करो, ये जिंदगी जो तुम जी रहे हो, यही जिंदगी तुम्हें इन्फिनिट बार जीनी पड़ेगी, हर मोमेंट फिर से और फिर से और फिर से, बिना किसी बदलाव के। ये थॉट एक्सपेरिमेंट एक कसौटी है। क्या तुम इस जिंदगी को फिर से जीने के लिए तैयार हो? अगर नहीं, तो क्या बदलना है? अगर हां, तो तुम सच में जी रहे हो। यही है वह टेस्ट जो नीचे देते थे, और यही टेस्ट आज भी इक्वली रेलेवेंट है। अध्याय 6, स्टोइक्स, वे लोग जिन्होंने तूफान में शांति ढूंढी। मार्कस ऑरेलियस, एक सम्राट की डायरी। रोम, दूसरी सदी। एक आदमी रात को अपने टेंट में बैठा है। उसके आसपास आर्मी कैंप्स हैं। कल एक बड़ी बैटल है, एनिमीज स्ट्रांग है। वो लिख रहा है, तुम्हारे पास जितना समय है वो यूज करो, तुम यहां हमेशा नहीं रहोगे। ये मार्कस ऑरेलियस था, रोम का सम्राट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, और वो एक प्राइवेट डायरी लिख रहा था। उसे नहीं पता था कि ये डायरी, जिसे हम मेडिटेशंस कहते हैं, 2000 साल बाद भी लोग पढ़ेंगे। उस डायरी में कोई सेल्फ पिटी नहीं थी, कोई बोस्टिंग नहीं थी, बस एक इंसान जो खुद से ऑनेस्ट था, जो हर रोज ये रिमाइंड करता था, क्या इंपॉर्टेंट है। यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। ये स्टोइसिज्म का हार्ट है, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, स्टोइक्स का वो सीक्रेट। एपिक्टेटस एक दास था, रोम में, दूसरी सदी में। उसका एक मास्टर था जो उसे टॉर्चर करता था। एक बार मास्टर ने उसका पांव तोड़ दिया। एपिक्टेटस चुप रहा। मास्टर ने कहा, क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ? एपिक्टेटस ने कहा, हुआ, पर मैंने तुम्हें यह पावर नहीं दी कि तुम मेरे मन को तोड़ सको। ये इनक्रेडिबल है, एक दास, फिजिकली पावरलेस पर मेंटली कंप्लीटली फ्री। एपिक्टेटस ने बाद में लिखा, Seek not that the things which happen should happen as you wish, but wish the things which happen to be as they are, and you will have a tranquil flow of life. Stoics का fundamental teaching था dichotomy of control. दो categories हैं सब कुछ के लिए. In your control, तुम्हारे thoughts, तुम्हारी intentions, तुम्हारे actions, तुम्हारी values. Not in your control. बाकी सब, दूसरों की राय, मौसम, economic conditions, दूसरों का बिहेवियर, तुम्हारी हेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा। स्टोइक्स कहते थे, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उस पर एनर्जी वेस्ट मत करो। ये इंडिफरेंस नहीं है, ये प्रैग्मेटिक विजडम है। तुम वेदर को नहीं बदल सकते, पर तुम अम्ब्रेला ले जा सकते हो। तुम दूसरे की ओपिनियन नहीं बदल सकते, पर तुम चूज कर सकते हो कि उससे डिफाइन होगे या नहीं। तुम फेलियर नहीं रोक सकते, पर तुम चूज कर सकते हो कि उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। स्टोइक संतुष्टि यह है,
जब तुम अपनी एनर्जी उन चीज़ों में लगाते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तो एक अद्भुत फ्रीडम आती है, एक पीस, क्योंकि तुम हमेशा चूज कर सकते हो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। सेनेका, वो लेटर जो 2000 साल पुराना है और आज भी जिंदा है। सेनेका, एक और स्टोइक, रोमन फिलोसोफर, एम्परर नेरो का एडवाइजर। उन्होंने अपने फ्रेंड लुसिलियस को लेटर्स लिखे। एक लेटर में उन्होंने लिखा, ओमनिया एलियना संत टेम्पस टेंटम नॉस्ट्रम एस्ट। सब कुछ पराया है, केवल समय हमारा है। और फिर उन्होंने लिखा, हम हमेशा सोचते हैं कल से शुरू करेंगे, कल बेहतर जिएंगे, कल वो करेंगे जो दिल चाहता है। पर जीवन छोटा नहीं है, हम उसे छोटा बनाते हैं। It is not that we have a short time to live, but that we waste a great deal of it. ये 2000 साल पुरानी बात है भी कितनी सच है। कितना टाइम हम स्क्रॉल करते हुए बिताते हैं, कितना टाइम हम दूसरों से कंपेयर करते हुए, कितना टाइम वरी में, कितना टाइम रिग्रेट में। सेनेका का मैसेज सिंपल था, अभी जियो, पूरी तरह जियो। ये मोमेंट जो है, यही तुम्हारा है। अध्याय 7, प्लेटो और वह गुफा जिसमें हम सब बंद हैं। एक गुफा, कुछ कैदी और एक अद्भुत एलेगोरी। करीब 400 बीसी, एथेंस। एक फिलोसोफर बैठा है, उसका नाम प्लेटो। वह एक कहानी सुनाता है, द एलेगोरी ऑफ द केव। एक अंधेरी गुफा है, उसमें कुछ लोग बचपन से बंधे हैं। वे हिल नहीं सकते, वे सिर्फ एक डायरेक्शन में देख सकते हैं, सामने की दीवार की तरफ। उनके पीछे एक आग जलती है, और उस आग और उनके बीच कुछ लोग चीजें उठाकर चलते हैं, जिनकी परछायां दीवार पर पड़ती हैं। वे कैदी इन परछाइयों को ही रियल समझते हैं। यही उनकी दुनिया है, यही उनका सच है। एक दिन एक कैदी आजाद होता है। वह घूमता है, आग देखता है, आंखें चौंधियाती है, धीरे धीरे एडजस्ट होता है, बाहर निकलता है। सूरज की रोशनी असहनीय है पहले, फिर धीरे धीरे दुनिया दिखती है, असली रंग, असली चीजें, असली सूरज। वह वापस जाता है दूसरों को बताने। वे उस पर हंसते हैं, वे कहते हैं तुम पागल हो, और वे उसे मारने की कोशिश करते हैं। हम वे कैदी हैं, हमारी परछाया है सोशल मीडिया लाइक्स, दूसरों की अप्रूवल, पैसा, प्रतिष्ठा, पावर। हम सोचते हैं यही रियल है, इसे पा लिया तो संतुष्टि मिलेगी। पर यह सब परछाया है। असली दुनिया, असली संतुष्टि गुफा के बाहर है। बाहर है, और बाहर निकलने में दर्द होता है, आंखें चौंधियाती है। पर जो एक बार बाहर निकल जाता है, वो कभी वापस उन परछाइयों पर ट्रस्ट नहीं करता। प्लेटो के अनुसार यही फिलॉसफिकल जर्नी है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ, शैडो से लाइट की तरफ, और यही संतुष्टि की दिशा है। अध्याय 8, टाओइज्म, बिना प्रयास के बहना। लाओ त्सु और वो किताब जो 81 छंदों में पूरी जिंदगी समेट लेती है। चाइना, लगभग 600 बीसी। एक बूढ़ा आदमी एक बैल पर बैठकर जा रहा है। वह एक बॉर्डर क्रॉसिंग पर पहुंचता है। गार्ड उसे रोकता है। तुम कौन हो? मैं लाओ त्सु हूं। कहाँ जा रहे हो? जहां रास्ता ले जाए। गार्ड ने कहा पहले कुछ लिख कर जाओ, और उस बूढ़े आदमी ने वहीं बैठकर 81 छंद लिखे। वो किताब थी ताओ ते चिंग, वो किताब जो शायद इतिहास में बाइबल के बाद सबसे ज्यादा ट्रांसलेट हुई। लाओ त्सु ने कहा, ताओ वो है जो सब कुछ है, वो फोर्स जो यूनिवर्स को चलाती है, वो ट्रूथ जो वर्ड्स में नहीं आती। द टाओ दैट कैन बी टोल्ड इज नॉट द इटर्नल टाओ, जो कहा जा सकता है वो टाओ नहीं है। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जो संतुष्टि के लिए रेवोल्यूशनरी है, वू वे यानी नॉन एक्शन, या बेटर कहें एफर्टलेस एक्शन। ये आलस नहीं है, ये रेजिग्नेशन नहीं है, ये उस पानी की तरह है जो पहाड़ को नहीं तोड़ता, बस बहता रहता है और धीरे धीरे सबसे कठोर पत्थर को भी काट देता है। जब तुम किसी काम को फोर्स करते हो, जब तुम रेजिस्ट करते हो, जब तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो हर चीज को, तब टेंशन है, स्ट्रगल है। जब तुम फ्लो के साथ जाते हो, जब तुम ट्रस्ट करते हो,
जब तुम उस मोमेंट में जो नेचुरली होना चाहता है उसे होने देते हो, तब एफर्टलेसनेस है, तब संतुष्टि है। द मास्टर डज नथिंग yet leaves nothing undone। यह ज़ेन की भी बात है, यह भगवद गीता की भी बात है। यह सब एक ही सत्य को अलग अलग भाषाओं में कह रहे हैं। भाग 4, भारत की आत्मा। वे ऋषि जिन्होंने हजारों साल पहले वह जाना जो विज्ञान आज प्रूव कर रहा है। अध्याय 9, वेदांत। तुम पहले से पूर्ण हो। एक ऋषि, एक नदी और एक अनंत प्रश्न। हजारों साल पहले भारत के किसी जंगल में एक आश्रम। एक शिष्य अपने गुरु के पास आता है। वह उदास है, व्याकुल है। गुरुदेव, वह कहता है, मुझे शांति नहीं मिलती। मैं ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर यह बेचैनी जाती नहीं। गुरु मुस्कुराते हैं। वे उठते हैं, नदी के पास जाते हैं, एक पत्थर उठाते हैं, पानी में फेंकते हैं। लहरें उठती है। देखो, गुरु कहते हैं, पानी डिस्टर्ब्ड हुआ, पर क्या पानी की नेचर बदली? शिष्य सोचता है, नहीं, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। लहरें विचार है, इमोशंस है, पर तुम्हारी असली नेचर वह जल की तरह है। वह पहले से शांत है, पहले से पूर्ण है। यही है वेदांत का हार्ट। अद्वैत वेदांत, जिसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में सिस्टमैटाइज किया। उनका फेमस स्टेटमेंट था, ब्रह्मा सत्यम, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न अपरः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत माया है, और जीव, इंडिविजुअल सोल, ब्रह्म से अलग नहीं है। माया ये वह वेल है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम सेपरेट है, कि मैं अलग हूं, तुम अलग हो, वह चीज अलग है। ये सेपरेशन, यही असंतुष्टि की जड़ है, डर है। क्योंकि जब तुम खुद को सेपरेट फील करते हो तो तुम इनकम्प्लीट फील करते हो, और फिर तुम बाहर से कंप्लीशन ढूंढते हो। पर जब वह माया का वेल उठता है, जब तुम्हें एक्सपीरियंस होता है कि तुम उस वास्ट कॉन्शियसनेस का हिस्सा हो, तब क्या चाहिए? कुछ नहीं, सब कुछ पहले से है। यही है वेदांतिक संतुष्टि। जब तुम्हें पता चले कि तुम खाली नहीं हो, तुम अनंत हो। उपनिषद का वो संदेश जो 3000 साल पुराना है। चांदोग्य उपनिषद में एक कहानी है। एक पिता अपने बेटे श्वेताकेतु को एक एक्सपेरिमेंट करने को कहते हैं। एक बड़ा बरगद का फल लो। लिया, उसे तोड़ो। तोड़ा, अंदर क्या है? बीज। एक बीज लो, उसे तोड़ो। तोड़ा, अंदर क्या है? कुछ नहीं दिखता। पिता कहते हैं, वो जो नहीं दिखता, उसी से ये पूरा बरगद का पेड़ है। वही तुम हो, वही सब कुछ है। तत् त्वम असि, वह तुम हो। यही वो सत्य है जो उपनिषद बार बार कहते हैं। तुम उस इन्फिनिट से बने हो। तुम पहले से पूर्ण हो। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, बस ये जानना है। अध्याय 10, पतंजलि का संतोषा। पतंजलि और संतुष्टि की साइंस। एक योगी और 8 सूत्र। करीब 200 BC। महर्षि पतंजलि ने योगा सूत्रज लिखे। यह एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डॉक्यूमेंट है। 196 सूत्रज में पूरे मानव साइकोलॉजी को, कॉन्शियसनेस को और लिबरेशन को डिस्क्राइब किया। योगा, अधिकांश लोग सोचते हैं ये आसन है, बस बॉडी को ट्विस्ट करना। नहीं, योगा का असली मतलब है योगस चित्तवृत्ति निरोधा। योगा वह है जब मन की चंचलता रुक जाती है, और इसके लिए पतंजलि ने 8 अंग बताए। अष्टांगा योगा। पहले 2 अंग हैं, यमास और नियमास। नियमास में 5 ऑब्जर्वेंसेस हैं: शौचा, शुद्धता, संतोषा, संतुष्टि, तपस, अनुशासन, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पण। संतोषा, संतुष्टि, पतंजलि के अनुसार योगा का एक एसेंशियल लिंब है, और वे कहते हैं, संतोषा अनुत्तमा सुखा लभा। संतोष से जो सुख मिलता है वो हाईएस्ट प्लेजर है। ये बाहरी एक्सपीरियंसेस का सुख नहीं है, ये वह सुख है जो कंडीशंस के ऊपर है। जब तुम्हारे पास हो तो भी, जब न हो तब भी, यह एक अनकंडीशनल पीस है। और पतंजलि कह रहे हैं, ये प्रैक्टिस है,
यह एक स्किल है, इसे डेवलप किया जा सकता है। तपास और संतोषा, संतुष्टि और एम्बिशन साथ साथ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, पतंजलि की लिस्ट में संतोषा के साथ तपास भी है, जिसका अर्थ है अनुशासन, एफर्ट, आग। तो पतंजलि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करते, वे कह रहे हैं दोनों साथ चलते हैं। तुम पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में संतुष्ट भी हो सकते हो और पूरी इंटेंसिटी से अपना काम भी कर सकते हो। संतोषा प्रेजेंट मोमेंट में, तपस एक्शन में। यही बैलेंस्ड जीवन है। यही वो सीक्रेट है जो सक्सेसफुल और पीसफुल दोनों होने का रास्ता है। अध्याय 11, भगवद गीता, वो डायलॉग जो सब बदल देता है। कुरुक्षेत्र का मैदान और एक योद्धा का संकट। ये एक सीन इमेजिन करो। दो विशाल आर्मीज आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ पांडवा, दूसरी तरफ कौरवा, और बीच में एक रथ। उस रथ में अर्जुन, सबसे महान योद्धा, जिसके हाथ में धनुष है पर उंगलियां कांप रही हैं। वो कहता है, कृष्णा, मैं नहीं लड़ सकता। सामने मेरे गुरु हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे भाई हैं। इनकी हत्या करके मुझे क्या मिलेगा? अर्जुन कोलैप्स कर जाता है और कृष्णा, वो मुस्कुराते हैं और शुरू होती है वो कॉन्वर्सेशन जो भगवद गीता है। निष्कामा कर्म, वो फिलॉसफी जो दुनिया बदल सकती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार है कर्म पर, फल पर नहीं। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर इसके इम्प्लीकेशंस इन्फिनिट हैं। हम हर काम रिजल्ट के लिए करते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं, हम प्लान करते हैं, हम मैनिपुलेट करते हैं, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। पर कृष्णा कह रहे हैं, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, बस एक्शन तुम्हारे हाथ में है। इसे बुद्धिज्म नॉन अटैचमेंट कहती है, स्टोइक्स फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल कहते हैं, और गीता निष्काम कर्म। जब तुम काम को फल की आसक्ति के बिना करते हो तो एक अद्भुत चीज होती है। तुम प्रोसेस में आ जाते हो, तुम उस मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट हो जाते हो, और उस प्रेजेंस में संतुष्टि है। द थ्री गुनाज, क्यों हम जैसे हैं वैसे हैं। कृष्णा एक और प्रोफाउंड टीचिंग देते हैं। थ्री गुनाज, तमस जड़ता, आलस, डार्कनेस, राजस एक्टिविटी, पैशन, रेस्टलेसनेस, सत्वा क्लैरिटी, हार्मनी, पीस। हम सब इन तीनों का मिक्स है। जब तमस डोमिनेंट होता है, डिप्रेशन, लेथार्गी। जब राजस डोमिनेंट होता है, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, क्रेविंग। जब सत्वा डोमिनेंट होता है, क्लैरिटी, कंटेंटमेंट, जॉय। संतोषा, असली संतुष्टि सात्विक स्टेट में होती है। और सत्वा कैसे बढ़ता है? सात्विक खाना, पर्याप्त नींद, नेचर में समय, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, सर्विस। ये प्रैक्टिकल है, ये डुएबल है। कृष्णा कह रहे हैं, तुम अपनी इनर स्टेट को कल्टिवेट कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। अध्याय 12, बुद्धा का महामार्ग, तृष्णा से मुक्ति। वह राजकुमार जिसने महल छोड़ा। 533 बीसी नेपाल। एक राजकुमार पैदा होता है, सिद्धार्थ गौतमा। उसके पिता उसे सब दुख से बचाना चाहते हैं। महल में सब सुख है, सब प्लेजर है। पर एक दिन राजकुमार बाहर निकलता है। पहली बार उसने एक बीमार इंसान देखा, दूसरी बार एक बूढ़ा, तीसरी बार एक मृत शरीर, चौथी बार एक सन्यासी, शांत, कंटेंट। और उसके मन में एक सवाल जाग गया, यह दुख क्यों है? इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? उसने महल छोड़ा, राजकुमारी छोड़ी, बेटा छोड़ा। वर्षों की कठोर साधना के बाद एक रात बोध गया में एक बोधि ट्री के नीचे बैठकर एनलाइटनमेंट, और वहां से निकली 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ। 4 नोबल ट्रूथ्स, वो डायग्नोसिस जो 2500 साल पुरानी है। पहला सत्य दुखा, जीवन में सफरिंग है। ये कोई पेसिमिज्म नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। इम्पर्मनेंस है, चेंज है, और ये चेंज अनकंफर्टेबल है। दूसरा सत्य तन्हा, सफरिंग का कारण है क्रेविंग, अटैचमेंट, लालसा। पाने की क्रेविंग, मुझे यह चाहिए। न रहने की क्रेविंग, मुझे यह नहीं चाहिए।
दोनों दुख देती है। तीसरा सत्य निरोधा, सफरिंग का अंत पॉसिबल है जब तन्हा बुझ जाती है। चौथा सत्य मग्गा, अंत का रास्ता है, एट फोल्ड पाथ, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन। अनेका, वो सत्य जो सब बदल देता है। बुद्धा का एक और सेंट्रल टीचिंग था, अनेका, इम्परमानेंस, सब कुछ चेंज होता है। ये शरीर बदलता रहे, ये मन बदलता है, ये रिलेशनशिप्स बदलती है, ये वर्ल्ड बदलती है, कुछ परमानेंट नहीं है। और हमारी सफरिंग तब होती है जब हम परमानेंट रखना चाहते हैं उसे जो इम्परमानेंट है। तुम किसी फीलिंग को होल्ड करना चाहते हो, वो जाती है। तुम दुखी हो, तुम किसी रिलेशनशिप को फॉरएवर वैसा रखना चाहते हो, वो बदलती है। तुम दुखी हो, तुम अपनी यूथ को रोकना चाहते हो, वो जाती है। तुम दुखी हो। बुद्धा कहते हैं, लेट गो, सब कुछ को आने दो, जाने दो, होल्ड मत करो। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि सब इम्परमानेंट है, तो एक विचित्र पीस आती है। तुम हर मोमेंट को फुल्ली एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि तुम जानते हो वो जाएगा। और यही प्रेजेंस, यही ग्रेटफुलनेस, यही संतुष्टि है। रूमी प्रेम की आग में संतुष्टि, 13वीं सदी, पर्शिया, जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी, एक सूफी पोएट, एक मिस्टिक, एक ऐसा इंसान जिसने प्रेम को ही परमेश्वर माना। उनकी सबसे फेमस पोएम शुरू होती है नए बांसुरी की इमेज से, एक बांसुरी जो नल से काटी गई है और वो अपने सोर्स से अलग होने का दर्द रोती है। Listen to the reed flute, how it tells a tale of separation. रूमी कहते हैं, हम सब उस बांसुरी की तरह हैं। हम उस डिवाइन सोर्स से अलग हुए हैं और हम तरसते हैं उस कनेक्शन को। और ये तरसना, ये लॉन्गिंग, ये प्रेम, यही हमें होम की तरफ ले जाती है। रूमी के अनुसार संतुष्टि की खोज असल में प्रेम की खोज है, उस लव की जो सब कुछ है, जो तुम हो, जो मैं हूं। वो फील्ड जजमेंट के पार, कंपैरिजन के पार, सेल्फ क्रिटिसिज्म के पार, वहां है संतुष्टि, वहां है वो घर जिसे हम ढूंढ रहे हैं। भाग 5, आधुनिक विज्ञान और संतुष्टि। वह जो ऋषियों ने माना, वैज्ञानिक अब प्रूव कर रहे हैं। अध्याय 13, पॉजिटिव साइकोलॉजी, खुशी का विज्ञान, मार्टिन सेलिगमैन और वह शिफ्ट जिसने साइकोलॉजी बदल दी। 1998, मार्टिन सेलिगमैन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। उनका स्पीच एक बॉम्बशेल था। उन्होंने कहा, साइकोलॉजी एक सेंचुरी से सिक लोगों को ठीक करने में लगी है। ये जरूरी है, पर हमने ये नहीं पूछा नॉर्मल हेल्थी लोग और ज्यादा फ्लरिश कैसे करें, लाइफ और रिचर कैसे हो। उस स्पीच से शुरू हुई पॉजिटिव साइकोलॉजी और सेलिगमैन ने एक फ्रेमवर्क दिया, परमा, पॉजिटिव इमोशंस, खुशी, ग्रैटिट्यूड, लव, ऑ, सेरेनिटी। ये इमोशंस बस फील करना नहीं है। रिसर्च शोज ये इमोशंस हमारे ब्रेन को लिटरली डिफरेंटली वायर करती है। बारबरा फ्रेडरिक्सन की ब्रॉडन एंड बिल्ड थियरी कहती है, पॉजिटिव इमोशंस हमारी अवेयरनेस को ब्रॉडन करती है और लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज बिल्ड करती हैं। एंगेजमेंट, फ्लो, वो स्टेट जब तुम किसी काम में इतने डूबे होते हो कि समय रुक जाता है। ये एंगेजमेंट, ये डीपली सैटिस्फाइंग है। रिलेशनशिप्स, डीप ऑथेंटिक कनेक्शंस। हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट 80 साल तक चला, ने प्रूव किया कि रिलेशनशिप्स ही लॉन्जेविटी और हैप्पीनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है। पैसा नहीं, फेम नहीं, रिलेशनशिप्स। मीनिंग, कोई पर्पस, कोई कॉज जो तुमसे बड़ा है। जब तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, तब एक डेप्थ आती है जो एंटरटेनमेंट कभी नहीं दे सकती। अकॉम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट, नॉट फॉर स्टेटस, पर उस फीलिंग के लिए मैंने ये किया। मास्टरी, कॉम्पिटेंस, ये 5 मिलकर वेल बीइंग बनाते हैं और यही आधुनिक साइंस की भाषा में संतुष्टि है। फ्लो, सिक्सेंट-मिहाली का वो स्टेट जो हेवन जैसा है। मिहाली, सिक्सेंट-मिहाली, हंगेरियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट।
उन्होंने डेकेड्स तक एक सवाल स्टडी किया, कब लोग हैप्पीएस्ट होते हैं? जवाब, वेकेशन पर, टीवी देखते हुए, रिलैक्सिंग करते हुए। नहीं, लोग हैप्पीएस्ट होते हैं जब वे फुली एंगेज्ड होते हैं किसी चैलेंजिंग काम में। उन्होंने इस स्टेट को कहा फ्लो। फ्लो में तुम्हें हंगर नहीं लगती, टायर्डनेस नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं। एक म्यूजिशियन जो परफॉर्म कर रहा है, एक सर्जन जो सर्जरी में है, एक राइटर जो अपनी स्टोरी में डूबा है, एक क्लाइंबर जो माउंटेन फेस पर है, वहाँ पीक एक्सपीरियंस है। और चिक्सेंटमिहाई ने पाया फ्लो तब होता है जब चैलेंज और स्किल का परफेक्ट बैलेंस हो। बहुत इजी, बोर्डम। बहुत हार्ड, एंग्जाइटी। परफेक्ट मैच, फ्लो। ये संतुष्टि का सबसे इंटेंस फॉर्म है। और ये अचीव करने के लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए, बस सही काम, सही लेवल, पूरी अटेंशन। माइंडफुलनेस, वो प्रैक्टिस जो ब्रेन को लिटरली बदलती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, सैरा लैजर और उनकी टीम, एक स्टडी जो न्यूरोसाइंस को हिला देने वाली थी। उन्होंने लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स के ब्रेन्स को एमआरआई से देखा और पाया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रैशनल थिंकिंग, इमोशनल रेगुलेशन, अवेयरनेस से रिलेटेड है, मेडिटेटर्स में ये सिग्निफिकेंटली थिकर था। एमिगडाला, ब्रेन का फियर स्ट्रेस सेंटर, मेडिटेटर्स में ये स्मॉलर था। और ये सिर्फ एक्सपीरियंस्ड मेडिटेटर्स में नहीं था। 8 वीक्स के माइंडफुलनेस प्रोग्राम के बाद पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन्स में मेजरेबल चेंजेस आए। 8 हफ्ते, बस 8 हफ्ते। माइंडफुलनेस ये कोई मिस्टिकल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन ब्रेन ट्रेनिंग है जो तुम्हें लिटरली कम स्ट्रेस्ड, ज़्यादा अवेयर और ज़्यादा कंटेंट बनाती है। और माइंडफुलनेस का कोर कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में जानबूझकर नॉन जजमेंटली ध्यान देना, बस। ग्रैटिट्यूड, वह मैजिक जो फ्री है। रॉबर्ट एमंस, यूसी डेविस, ग्रैटिट्यूड रिसर्च के दुनिया के लीडिंग एक्सपर्ट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। 3 ग्रुप्स, 10 हफ्ते। ग्रुप 1, हर हफ्ते 5 चीज़ें लिखो जो तुम ग्रेटफुल हो। ग्रुप 2, हर हफ्ते 5 चीज़ें लिखो जो अनोयंसेस थीं। ग्रुप 3, कुछ भी उल्लेखनीय। 10 हफ्ते बाद ग्रुप 1 ने रिपोर्टेड किया 25% ज़्यादा हैप्पीनेस, कम फिजिकल कंप्लेंट्स, ज़्यादा ऑप्टिमिज्म। ग्रैटिट्यूड लिटरली तुम्हारा ब्रेन रीवायर करती है, क्योंकि जब तुम एक्टिवली नोटिस करते हो जो अच्छा है तो ब्रेन उन न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करता है। नेगेटिविटी बायस, जो एवोल्यूशन का डिफॉल्ट है, ओवरराइड होता है। और ये इतना सिंपल है, हर रात 3 चीज़ें। आज की चाय अच्छी थी, किसी ने मुझ पर मुस्कुराया, मैं आज सूरज की रोशनी में बैठा। ये छोटी चीज़ें, इनमें ध्यान देना, यही संतोषा का प्रैक्टिस है, यही संतुष्टि की साइंस है। द हार्वर्ड स्टडी, 80 साल की खोज। 1938 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी शुरू की। उन्होंने 280 हार्वर्ड सॉफ्टमोर्स को ट्रैक करना शुरू किया, डेकेड्स तक। बाद में इसमें और लोग भी जुड़े, इनर सिटी बॉस्टन के लड़के भी। ये स्टडी आज भी चल रही है। इसे कहते हैं हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। 80 साल का डेटा। सवाल था, क्या चीज़ लोगों को लॉन्ग हैप्पी हेल्थी लाइफ देती है? पैसा नहीं, पैसा नहीं, फेम नहीं, स्टेटस नहीं, क्लोज वार्म ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स। स्टडी के डायरेक्टर रॉबर्ट वाल्डिंगर ने टेड टॉक में कहा, loneliness kills. It's as powerful as smoking or alcoholism. Or, good relationships keep us happier and healthier. Period. संतुष्टि ultimately connection से आती है। खुद से connection, दूसरों से connection, और जो spiritual traditions कहते हैं, उस divine से connection। भाग 6, संतुष्टि का असली मार्ग। वह रास्ता जो तुम्हारा अपना है। अध्याय 14, संतुष्टि का विरोधाभास। जो ढूंढता है उसे नहीं मिलती। द पैराडॉक्स। यहां एक गहरी बात है। अगर तुम संतुष्टि को गोल बना लो, अगर तुम कहो मुझे संतुष्टि चाहिए, तो वह और दूर हो जाती है, क्योंकि चाहना ही असंतुष्टि है। यह एक पैराडॉक्स है। ज़ेन में एक फेमस कोअन है, व्हाट इज द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग? इसका लॉजिकल आंसर नहीं है। इसे लॉजिक से अप्रोच करोगे, फेल हो जाओगे।
इसे एक्सपीरियंस करना होगा। संतुष्टि भी ऐसी ही है। The man who asks for happiness will not find it. The man who forgets himself in service, in love, in creation, he will find it has been there all along. Paradoxical intention. Viktor Frankl का discovery. Viktor Frankl, Holocaust survivor, psychiatrist. उन्होंने एक थेरेपी डेवलप की, लोगोथेरेपी, और उसमें एक टेक्निक थी, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। जो चीज़ तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो, उसकी ऑपोजिट चाहो। अगर तुम्हें नींद नहीं आती और तुम डेस्परेटली सोना चाहते हो, तो जागने की कोशिश करो। पैराडॉक्सिकली नींद आ जाती है। अगर तुम हैप्पी होना चाहते हो, तो हैप्पीनेस को गोल मत बनाओ। किसी काम में डूब जाओ, किसी की हेल्प करो, कुछ क्रिएट करो। हैप्पीनेस और संतुष्टि एक साइड इफेक्ट है, एक बाय प्रोडक्ट। वह तब आती है जब तुम उसे ढूंढना बंद कर देते हो, जब तुम बस जीते हो। अध्याय 15। संतुष्टि के 5 द्वार। पहला द्वार स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। ये रेजिग्नेशन नहीं है। एक्सेप्टेंस कहता है ये है, अभी यही है, मैं इससे लड़ूंगा नहीं, मैं इसे जैसा है वैसा देखूंगा। और इस क्लैरिटी से एक्शन पॉसिबल होती है। यूंग की शैडो एक्सेप्टेंस, स्टोइक्स का कंट्रोल व्हाट यू कैन, बुद्धा की अनिका, नीचे का अमोर फटी, वेदांता का यही ब्रह्मन है। सब एक ही बात कह रहे हैं, जो है उसे पहले देखो, उससे पहले चेंज पॉसिबल नहीं। दूसरा द्वार प्रेजेंस, प्रेजेंट मोमेंट में जीना। ज़ेन मास्टर शुनरियो सुजुकी ने कहा था, इन द बिगिनर्स माइंड देर आर मैनी पॉसिबिलिटीज, बट इन द एक्सपर्ट्स माइंड देर आर फ्यू। बिगिनर्स माइंड, हर मोमेंट को नए से देखना। तुमने कितनी बार एक फेमिलियर रोड से गुजरे हो और कुछ भी नोटिस नहीं किया, पर उसी रोड पर जब तुम पहली बार गए थे सब कुछ इंटरेस्टिंग था। वो फ्रेशनेस, वो वॉन्डर, वो बिगिनर्स माइंड, इसे वापस लाया जा सकता है, बस इंटेंशंस, अटेंशन, अवेयरनेस। जो इंसान प्रेजेंट है वो ऑटोमेटिकली ग्रेटफुल है, और जो ग्रेटफुल है वो ऑटोमेटिकली कंटेंट है। तीसरा द्वार पर्पस, मीनिंग। विक्टर फ्रैंकल ने ऑश्विट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ऑब्जर्व किया, जो लोग सरवाइव किए वे लोग थे जिनका कोई पर्पस था, कोई रीजन था जीने का। ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। नीचे का ये कोड फ्रैंकल ने यूज किया। पर्पस ये तुम्हारे जॉब डिस्क्रिप्शन से नहीं आता, ये इस सवाल से आता है, अगर कल मैं नहीं रहूं तो इस दुनिया में क्या कम हो जाएगा। जब तुम्हें इसका जवाब पता है तब एक डायरेक्शन आती है, और वो डायरेक्शन संतुष्टि की फाउंडेशन है। चौथा द्वार कनेक्शन, रिलेशनशिप्स। हार्वर्ड स्टडी ने प्रूव किया, पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले से ट्रेडिशंस यही कह रही है। उबुंटू, अफ्रीकन फिलॉसफी, आई एम बिकॉज वी आर, मैं इसलिए हूं क्योंकि हम हैं। वेदांता का तत्वम असि, वो तुम हो। बुद्धिज्म का इंटरडिपेंडेंस, सब कुछ आपस में जुड़ा है। रूमी का प्रेम, जीसस का लव योर नेबर। कनेक्शन ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। और डीप कनेक्शन के लिए तुम्हें वल्नरेबल होना होगा, तुम्हें मास्क उतारना होगा। रिसर्चर ब्रेने ब्राउन ने कहा, वल्नरेबिलिटी इज नॉट वीकनेस, इट्स आवर मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ करेज। जब तुम कहते हो मैं ठीक नहीं हूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे हेल्प चाहिए, वहां असली कनेक्शन होता है, और वहां असली संतुष्टि। पांचवां द्वार सेवा। रिसर्च शोज जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं वे हैप्पियर हैं, लॉन्गर जीते हैं, लेस डिप्रेस्ड हैं। इसे कहते हैं हेल्पर्स हाई। गिविंग रिसीविंग से ज्यादा हैप्पीनेस देता है। भगवद गीता निष्कामा कर्मा, बिना फल की आसक्ति के सेवा। बुद्धिज्म बोधिसत्व, वह जो अपना एनलाइटनमेंट बाद में लेता है, पहले सबकी हेल्प करता है। सूफिज्म डाई बिफोर यू डाई, ईगो को पिघला दो दूसरों की सेवा में। जब तुम खुद से बाहर निकलते हो तुम खुद को पाते हो। यही संतुष्टि का सबसे सरप्राइजिंग द्वार है। अध्याय 16, वह अभ्यास जो जिंदगी बदल देता है। एक सिंपल रेडिकल मॉर्निंग प्रैक्टिस।
सुबह उठो, 5 मिनट, बस 5। पहला मिनट स्टिलनेस, कुछ मत करो, फोन मत देखो, न्यूज मत देखो, बस सांस लो और नोटिस करो तुम जैसा हो। दूसरा मिनट ग्रैटिट्यूड, 3 चीजें। मेरा बिस्तर कंफर्टेबल है, आज धूप है, मेरे पास पीने का पानी है। तीसरा मिनट इंटेंशन, आज एक चीज, बस एक, जो मैं पूरी तरह प्रेजेंट होकर करूंगा। चौथा मिनट सेल्फ कंपैशन, खुद से कहो मैं काफी हूं, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मैं खुद को लव करता हूं। पांचवा मिनट कमिटमेंट, आज मैं रिजल्ट की नहीं, प्रोसेस की चिंता करूंगा। ये 5 मिनट अगर तुम इन्हें हर रोज करो, 1 महीने में तुम्हारा ब्रेन लिटरली बदल जाता है। ये न्यूरोसाइंस है, ये योगा सूत्रस की प्रैक्टिस है, ये स्टोइसिज्म है, ये बुद्धिज्म है, ये वेदांता है, ये संतुष्टि का रास्ता है। उपसंहार, घर वापसी। अध्याय 17। तुम पहले से घर हो। रात के 3 बज रहे हैं, याद है? हमने वहां से शुरू किया था। तुम छत देख रहे थे, एक बेचैनी थी। अब उसी बेचैनी को देखो। क्या वह बेचैनी दुश्मन है? नहीं, वह एक नॉक था, एक कॉल था, तुम्हारी आत्मा का, यहां आओ, आओ। वह देखो जो तुम अवॉइड करते आए हो। और तुम आए, तुमने यह जर्नी की। विज्ञान ने बताया हेडोनिक एडेप्टेशन एक ट्रैप है। डोपामीन तुम्हें चेस करवाता है, पर असली कंटेंटमेंट ब्रेन के इनसाइड जॉब से आती है। जूम ने बताया अपनी शैडो को देखो, उसे एक्सेप्ट करो, होलनेस वहां है। नीचे ने बताया अमोर फाती, अपने पूरे जीवन से, हर मोमेंट से प्रेम करो। स्टॉइक्स ने बताया जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, बाकी रिलीज करो। प्लेटो ने बताया परछाइयों से बाहर निकलो, असली दुनिया देखो। लाओ त्सू ने बताया वो वे, बहो, फोर्स मत करो, नेचर के साथ जाओ। पतंजलि ने बताया संतोषा एक प्रैक्टिस है, एक स्किल, इसे कल्टीवेट करो। वेदांता ने बताया तुम पहले से पूर्ण हो, ब्राह्मण हो, कुछ पाना नहीं है, बस यह जानना है। बुद्धा ने बताया तन्हा छोड़ो, प्रेजेंट हो, इम्पर्मनेंस एक्सेप्ट करो। गीता ने बताया निष्काम कर्म, प्रोसेस में जियो, रिजल्ट रिलीज करो। रूमी ने बताया प्रेम ही रास्ता है, प्रेम ही मंजिल है। सेलिगमन ने बताया परमा, पॉजिटिव इमोशंस, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप्स, मीनिंग, अकॉम्प्लिशमेंट। चिक्सेंट-मिहाली ने बताया फ्लो में जियो। हार्वर्ड ने बताया रिलेशनशिप्स सबसे इंपॉर्टेंट है। और इन सब का सार, संतुष्टि एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक वे ऑफ सीइंग है, यह एक वे ऑफ बीइंग है। जब तुम इस कप ऑफ टी को, यह जो अभी तुम्हारे हाथ में है, जब तुम इसे पूरी तरह फील करते हो, उसकी गर्माहट, उसकी खुशबू, वह पल, उसी पल में संतुष्टि है। जब तुम किसी से बात करते हो और सच में सुनते हो, फोन नहीं देखते, वहां संतुष्टि है। जब तुम कोई काम इसलिए नहीं करते कि कोई देखे, बल्कि इसलिए करते हो कि ये तुम्हारा है, वहां संतुष्टि है। जब तुम कहते हो मैं जो हूं वह काफी है, मेरे पास जो है वह काफी है, ये मोमेंट यही काफी है, वहां संतुष्टि है। ये जर्नी खत्म नहीं होती, ये हर रोज नई होती है। हर सुबह तुम फिर से चूज करते हो, या भीतर आओगे, डोपामीन की चेस करोगे, या इस मोमेंट में रहोगे, कंपेयर करोगे या ग्रेटफुल रहोगे, रेजिस्ट करोगे या एक्सेप्ट करोगे। ये चॉइस, ये फ्रीडम, ये तुम्हारी है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। जो है यहां है, अभी है, तुम हो, यही काफी है, यही संतुष्टि है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में साझा करें। धन्यवाद।